नतीजे डिसेंट रहे हैं। तीसरी तिमाही में आय 10% बढ़ी है, मुनाफा 13% बढ़कर आया। इबिट्टा ग्रोथ आप देखिएगा तो वहां पर करीब करीब 20% तक का इजाफा कंपनी ने किया है रजिस्टर। अब सवाल यही है कि यहां से ग्रोथ कितनी और बेहतर होगी। मार्जिन्स 2% बढ़े हैं, 23% पर है। वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिला है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय स्वरूप जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट मैं वो ब्रेकअप देख रही थी, आपके टोटल वॉल्यूम में इजाफा है। एग्जिम वॉल्यूम्स आर फेयरिंग फार बेटर देन द डोमेस्टिक वॉल्यूम्स। तो ये बताइए किस तरह की रियलाइजेशन ग्रोथ दोनों एग्जिम और डोमेस्टिक मार्केट में थर्ड क्वार्टर में रही और Q4 क्या लेकर आएगा? Q3 में मैडम जो हमारी एग्जिम की ग्रोथ रही है वो 13% रही है वॉल्यूम टर्म्स में, और डोमेस्टिक की ग्रोथ फ्लैटिश है। लेकिन जो Q4 है इसमें हमें एग्जिम में थोड़ा सा अभी सेटबैक शुरू में हुआ है, क्योंकि वो जो बाहर विदेश में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप सब उसके लिए अवेयर हैं, उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेरी एक हमें सेटबैक मिला है। बट इस महीने के अंत तक, जनवरी के अंत तक वो सब स्टेबलाइज हो जाएगा और एग्जिम में भी फिर अगेन फिर से अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि डोमेस्टिक में जो हमारी ग्रोथ है वो Q3 में ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि वो 10% रेलवे ने अपना रेल हॉलेज बढ़ाया था। वो अब स्टेबलाइज हो गया है और Q4 में हमें काफी अच्छी डिमांड मिल रही है और सब दिशाओं से हमारे पास डोमेस्टिक में डिमांड है और हमारे पास कंटेनर्स भी काफी हैं, हमने खरीद लिए हैं और डोमेस्टिक में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें Q4 में देखने को मिलेगी। इसकी वजह से हम अपनी जो गाइडेंस हमने साल के शुरू में दी थी वो इस वित्तीय वर्ष में हम अपनी गाइडेंस अचीव कर पाएंगे। ओके, यानी कि वो 10 से 12% वॉल्यूम ग्रोथ और डोमेस्टिक बिजनेस 15 to 20% आप अचीव कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी फिर मार्जिन्स में क्या आउटलुक रहेगा? मार्जिन्स भी आप सस्टेन कर पाएंगे? आई थिंक दे वर नियरली अराउंड 23% के आसपास मार्जिन्स थे स्वरूप जी इस तिमाही में, और बेहतर होने के आसार हैं कमिंग क्वार्टर्स में। नहीं लगता, वहां पर कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन उन्होंने गाइडेंस अपना रीइटरेट किया है। फोर्थ क्वार्टर में उनको लग रहा है डोमेस्टिक बिजनेस में कुछ पिकअप जरूर आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक और चीज आपको गौर करनी है, ये इनफैक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी अब बेहतर हो चली है, उसका भी फायदा दरअसल आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कॉनकॉर के हाथ लगा है। स्वरूप साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि मार्जिन्स में और कितनी बेहतरी के आसार हैं? 23% पर आए हैं, ये 25% के दायरे में जाएंगे आगे? मार्जिन्स में 23 से 25% के बीच में हम लोग रहेंगे। वैसे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में 23% एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मार्जिन होते हैं नॉर्मली सिंगल डिजिट में ही होते हैं। लेकिन कंपनी जो है अपने विभिन्न जो प्रयासों की वजह से हम लोग 23 से 25% के बीच में अपना एबिटा मार्जिन रखते हैं। इसमें मैं एक विशेष मेंशन करना चाहूंगा कि डबल स्टैक ट्रेन जो हम चला रहे हैं उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, और जैसे इस क्वार्टर में भी आप देखें तो हमारे डबल स्टैक जो ट्रेन चलाई हैं उसमें 55% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा रहा है तो 38% की ग्रोथ डबल स्टैक में है। और इंडियन रेलवेज और DFC के साथ मिलकर हम लोग फ्रेट एक्सप्रेस टाइम टेबल ट्रेन चला रहे हैं, जो कि हमारे ICD दादरी और मुंद्रा पोर्ट के बीच में चलती हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली है कि रोड से हम जो कंटेनराइज कार्गो है उसको रेल पे डाइवर्ट कर पाए हैं। तो ये एक बहुत हमें ट्रैफिक भी बढ़ेगा और इससे हमारे मार्जिन्स में भी काफ़ी इजाफा होगा। तो प्राइसिंग को लेकर अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी, अगर उसका एक अंदाजा दे सके? आप अपने मार्केट शेयर को क्या बढ़ाना चाहते हैं? ऐसी स्थिति में क्या प्राइसिंग पर कॉम्प्रोमाइज होगा? कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, प्राइसिंग में हमारी जो अभी तक स्ट्रेटेजी रही है कि हम अपनी सर्विसेज पे ज़्यादा, जो सेवाएं हम ग्राहकों को देते हैं उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है। उसके लिए हम थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ज़्यादा हमारा थोड़ा चार्ज रहता है। ग्राहकों ने उसको स्वीकार किया है और उन्होंने हमारी सेवाएं अधिक से अधिक यूज़ कर रहे हैं
और नए ग्राहक भी हमारे पास आ रहे हैं। तो प्राइसिंग की हमारी स्ट्रेटेजी जो अभी कमोवेश आजकल है वही रहेगी। हम अपनी प्राइसिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, हम अपने ग्राहकों को वॉल्यूम बेस्ड इंसेंटिव्स, वॉल्यूम बेस्ड रिफंड्स जो हमने अभी कर रखे हैं, उसके लिए हमने 5-5 सालों के लिए ग्राहकों से करार पे हस्ताक्षर किए हैं। उसके तहत जो हमें अगर वॉल्यूम देंगे उसके हिसाब से हम उनको इंसेंटिव देते रहेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि ग्राहकों को हम क्रेडिट की फैसिलिटी भी देते हैं, जो कि आगे भी बरकरार रहेंगी और ग्राहकों ने इसका बहुत स्वागत किया है और इसकी वजह से नए ग्राहक भी हमारे साथ, बहुत सारे नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। ये जो रेड सी की क्राइसिस है आपने कहा उसका कुछ इम्पैक्ट था, ये Q4 में भी क्या कंटिन्यू हो सकता है? ऑफ कोर्स इट्स एनीवन्स गेस कि वहां पर कब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, लेकिन कितना अग्रेसिव इम्पैक्ट आ सकता है संजय जी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शिपिंग कंपनियां उस रूट को कंप्लीटली अवॉइड कर रही हैं, तो ये आपके कॉस्ट को कितना और बढ़ाएगा वैसी स्थिति में? देखिए, रेड सी की जो क्राइसिस है उसकी वजह से उन्होंने केप ऑफ गुड होप से उन्हें लंबा रास्ता लेके अब शिप्स को आना पड़ रहा है। उसकी वजह से ट्रांजिट टाइम भी बढ़ गया है और कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका जो इम्पैक्ट है वो जनवरी के महीने में हमें महसूस हो रहा है, लेकिन जो मेरी शिपिंग कंपनी से बात हो रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह से काफी कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद है। और जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपना सामान तो देखिए भेजना ही है, तो वो अपना नेगोशिएशंस शिपिंग लाइन से उनके जारी हैं। और जो बीच में टेम्परेरी सेटबैक था बिकॉज लंबे रास्ते की वजह से काफी शिप्स उनके डिले हो गए थे, वो अब आने शुरू हो गए हैं। और फरवरी के प्रथम सप्ताह से हमें उम्मीद है कि जो दिसंबर के महीने में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा बिजनेस किया है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, विशिंग यू गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। FY25 में फिर देखेंगे क्या आउटलुक आप लेकर आते हैं, लेकिन गुड लक फॉर द रिमेनिंग 24। चलिए, कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पर। आज स्टॉक थोड़ा सा शांत है, वैसे नतीजे खराब नहीं है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी इनफैक्ट अच्छी ही है। लेंगे हम